जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम बुक भी दिखाई थी सामाजिक विज्ञान के जो 6th क्लास के चैप्टर 8 का विविधता में एकताएं अनेकता, और ये जो हमारे न्यू बुक एनसीईआरटी है सेशन 25-26 के अनुसार ही है। तो अभी मैंने आपको बुक भी दिखाई थी कि हमारा बुक जो चेंज हो गया है उसी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम पहले अभ्यास के प्रश्न करते हैं बच्चों। जो आपके बुक के पीछे मैंने दिखा रही थी जो क्रियाकलाप या प्रयोजन कार्य लिखा होगा, उसके बाद हम जो बीच बीच में क्वेश्चन दिया है उसे करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारा, पाठ के आरंभ में दिए गए दो उदाहरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अब देखिए कौन कौन सा। इन दोनों उदाहरणों में मैं भारत की विविधता में निहित एकता की सुंदर अभिव्यक्ति है जो हमारे देश की विशेषता रहती है। कक्षा में चर्चा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया जा सकता है। मतलब जब आप क्लास में डिस्कस कर रहे हैं टीचर आपके साथ, तो बहुत अनेक तरह के बिंदुओं को उठाया जाए। टैगोर का उदाहरण, अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर अनेकता में एकता को आनंद का स्पर्श मानते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ देखिए, वे यह प्रार्थना करते हैं कि इस सौंदर्यपूर्ण विविधता में छिपे एकता के भाव को हम कभी ना खो दें। मतलब कभी ना हम खो दें, यहाँ पे खो दे होंगे। और अगला थर्ड है, यह उदाहरण मानवता, सहिष्णुता और आपसी समझ को प्रोत्साहित करता है। अब हम देखिए ये अरविंद का उदाहरण, तो एक हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देख रहे हैं, एक श्री अरविंद का उदाहरण देख रहे हैं। तो ये पहला है, ये विविधता में एकता को भारत की प्रकृति और अस्तित्व का आधार मानते हैं। सेकंड है, एक में अनेक का भाव दर्शाता है कि विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है। थर्ड है, यह उदाहरण भारत की आत्मा और संस्कृति की गहराइयों को दर्शाता है। मतलब हमारे भारत को जो संस्कृति है, आत्मा है, सब विविधता में एकता, सब मिलके रहते हैं, उसके हमारे क्या करते हैं, गहराइयों को दर्शाता है। बच्चों अब हम सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड प्रश्न, राष्ट्रगान को पढ़िए। इसमें आप विविधता एवं एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद लिखिए। 2 या 3 अलग अलग अनुच्छेद राष्ट्रगान देख करके। तो पहले देखिए, जन गण मन में विविधता और एकता का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। इसमें राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न क्षेत्र, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, देखिए द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत, उत्कल मतलब उड़ीसा और बंगाल की उल्लेख किया गया है। इसमें जो राष्ट्रगान है, यह दिखता है कि देश में भाषा, भूगोल और संस्कृति की विविधता है, फिर भी ये सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मतलब हमारे देश में अलग अलग तरह के भाषा, अलग अलग तरह की संस्कृति है, फिर भी हम एक हैं, सूत्र में बंधे हुए हैं। राष्ट्रगान यह संदेश देता है कि विभिन्नता के बावजूद हम सबका भाग्य एक है, सब मिलकर भारत माता की जय गाथा गाते हैं। अब हमारा ये सेकंड देखिए पैराग्राफ, इसके अलावा विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जैसे प्राकृतिक प्रतीकों का वर्णन भी है। भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। पर्वत, नदियां, सागर सब मिलकर भारत की एकता को मजबूत बनाते हैं। इस तरह राष्ट्रगान न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों और विशेषताओं का सम्मान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पूरे विविधता के बीच हम सब एक हैं। हम क्या हैं, भारत के निवासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम सब एक हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। चलिए बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा थर्ड प्रश्न, पंचतंत्र की कुछ कहानियां चुनिए और चर्चा कीजिए कि उन्हें संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियां भी जानते हैं? पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां चुनते हैं और आज के समय प्रासंगिक संदेश पर चर्चा करते हैं। पहला है हमारा मित्रभेद, शेर और शियार की कहानी। आप पंचतंत्र की कहानियों में देखेंगे, जो बुक है पंचतंत्र की, यह कहानी एक शेर और उसके सलाहकार शियार के बीच विश्वासघात और चालाकी को दिखाता है। संदेश मतलब क्या है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? दोस्ती में विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास और झूठे सलाहकार
से सतर्क रहना चाहिए। आज के समय भी चाहे वो व्यवसाय हो या निजी जीवन, सभी सही मित्र चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप मित्र बने हैं और सलाह भी दे रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, मतलब अपना फायदा देख रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। अब हम सेकंड कहानी देखेंगे बेटा, कौवे और हंस की कहानी। तो बच्चों हम कौवे और हंस की कहानी देखेंगे। एक कौवा सुंदर हंस की नकल करने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। इससे क्या हमें संदेश मिलती है? अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है, दूसरों की नकल करने से सफलता हमें नहीं मिलती है। आज भी सोशल मीडिया के दौर में जब लोग दूसरों की तरह बनने की होड़ में हैं, यह कहानी बहुत ही अर्थपूर्ण है कि अपने दम पे आप अपनी पहचान बनाइए, ना कि दूसरों के आप नकल करके अपनी पहचान बनाएं। चलिए हम थर्ड कहानी देखते हैं बच्चों, कछुआ और हंस की। हंस उड़कर कछुए को ले जाना चाहते थे लेकिन कछुआ अपनी बोलने की आदत नहीं छोड़ता और गिर जाना गवा बैठा, मतलब वो गिरकर अपनी जान क्या हुआ, गवा बैठा। यह संदेश हमें, देखिए थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ फिर बच्चों दिखेगा आपको। अब संदेश, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है कि अनुशासन और संयम आवश्यक है। मतलब जब हम अनुशासन में रहेंगे, संयम मतलब हम रखेंगे कि हाँ हमारा जरूर काम होगा, आवश्यक है। आज भी जल्दबाजी और बिना सोच विचार के बोलना या काम करना नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरे क्षेत्र से जुड़े लोक कथाएं में अकबर बीरबल की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर आधारित किस की आज भी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सूझबूझ के से समाधान ढूंढा जा सकता है। ये कहानियां भी पंचतंत्र जैसी नैतिक शिक्षा देती है। तो ये आज पंचतंत्र में ये सारी कहानियां बच्चों, इस कहानियों से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छी शिक्षा भी मिली होगी। बच्चों हम फोर्थ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र में कुछ लोक कथाएं एकत्र कीजिए, उनमें से उनसे संदेशों पर चर्चा कीजिए। लोक कथाएं समाज को नैतिक जीवन को मूल्य का पाठ पढ़ाती है। पंचतंत्र की कौवे, कछुए और हिरण मित्रता और सामूहिक कोशिश का महत्व सिखाती है। जब सिंह और चूहा हर किसी के महत्व और दया के प्रतिफल की ओर इशारा करते हैं। राजस्थान की सत्यनाशी बकरी लालच की दुष्परिणाम बताती है। झारखंड की बिरसा मुंडा की वीरता के अन्याय के खिलाफ खड़े होने के प्रेरणा, मतलब बिरसा मुंडा ने अपने लिए किस तरह से वहां खड़े हुए लोगों के सामने, ये प्रेरणा देती है। बंगाल की दही बेचने वाली एक लड़की यथावित सोच और मेहनत का महत्व समझाती है। यह कहानियां संस्कृत धरोहर और नैतिक शिक्षा का अनमोल स्रोत है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 5 है, क्या आपने किसी प्राचीन कहानियों को कल के माध्यम से दर्शाते हैं या चित्र होते हुए देखा है कि एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है? अपने सहपाठियों से कक्षा में चर्चा करें। एक प्राचीन कहानी जिसमें मैंने कला के चित्र होते हुए देखा है वह है रामायण। मैंने रामायण के दृश्य को देखने वाली सुंदर चित्रकृतियां और मूर्तियां देखी है, जैसे कि राम रावण का युद्ध था, सीता का अपहरण। यह कलाकृतियां हमें कहानियों की कल्पना करने और पात्रों की भावनाओं को समझने में मदद करती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न हम बच्चों बढ़ते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले भारत के कई भागों की यात्रा उपरांत की कई निम्न पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। देखिए तो ये देखिए, हर जगह मुझे एक संस्कृत पृष्ठभूमि मिली है जिसने उनके जीवन पर प्रभावशाली असर डाला। भारत के महाकाव्य रामायण एवं महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकें लोकप्रिय अनुवाद और व्याख्याओं में जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती थी। उसमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटनाएं, कहानी और नैतिक
एकता की बातें जनमानस के अंतर्मन पर अंकित थी, जो कि उस सार्थक एवं समृद्ध बनाती थी। निरक्षर ग्रामीणों को भी सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे एवं उनकी आपसी बातचीत में इन महाकाव्यों अथवा कुछ पुरानी ये कहानियों के संदर्भ में प्रचुरता होती थी, जो नैतिक को प्रतिस्थापित करती थी। अब बच्चों, ये हमारा प्रश्न था। अब हम इसके आंसर देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत भ्रमण के दौरान, भारत भ्रमण मतलब जब भारत में घूमने निकले थे उस दौरान अनुभव किया, मतलब देखा कि भारत की संस्कृति परंपराएं लोगों को जीवन के गहराइयों से रची बसी थी। रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों की कहानियां निरक्षर ग्रामीणों तक को कंठस्थ थी। मतलब बहुत सारे ग्रामीण लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी महाभारत और रामायण की कुछ ऐसे पंक्तियां थी जो उनको कंठस्थ मतलब बिल्कुल याद थी, और उनकी बातचीत में नैतिक शिक्षा झलकती थी। जो एक दूसरे से बात करते थे तो उनमें एक नैतिक शिक्षा झलकती थी। इन महाकाव्यों ने जनमानस को नैतिक सत्य और धर्म जैसे जीवन मूल्यों से जोड़ करके एवं सांस्कृतिक एकता प्रदान की, जो आज भी भारतीय समाज की गहराई पहचान है। मतलब कि हमारा विविधता में एकता, हम एक दूसरे से मिल के रहते हैं, आज भी हमारा भारत देश का क्या है, गौरव है। अब बच्चों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये जो पेज नंबर 125 125 पेज नंबर है, उससे हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बताता है। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तब देख सकते हैं यहाँ पे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। विविधता में एकता का अर्थ है कि भले ही भारत में कई अलग अलग संस्कृति, भाषा, धर्म, परंपराएं, लेकिन ये सभी एक साथ मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोग दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसी कई त्योहार मनाते हैं, लेकिन वे सभी शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हमें प्यार, सम्मान और समृद्ध साझा कर सकते हैं। मतलब इस फोटोज के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हम अलग अलग धर्म के लोग भी अलग अलग भाषाएं, सांस्कृतिक सबके अलग अलग फेस्टिवल मनाते हुए भी हम क्या हैं, हम एक भारत देश के निवासी हैं, हम सभी एक हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विविधता में कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है। भारत के विविधता में जो पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है, पहला है भाषा की विविधता, दूसरा है धर्म की विविधता, तीसरा है क्षेत्र परिदृश्य की विविधता, चौथा है वेशभूषा की विविधता, पांचवा है खान पीन की विविधता, और छठा है रीति रिवाज एवं परंपराओं का विविधता। चलिए अब अगला प्रश्न हम थर्ड शुरू करते हैं। हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं। आंसर देखिए, जिस तरह से हम एकता बनाते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है। क्या करता है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो भी अधिकार है, कर्तव्य है, सभी उसे भारत के हम सभी लोग उसे पालन करते हैं। अगला है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं जा सकता, सभी गतिविधियों कानून के अनुरूप है। जितने भी उसमें अनुच्छेद है, आर्टिकल है, सभी क्या है, कानून से हम ऊपर नहीं जा सकते। हम सभी लोग उसके अपने संविधान को पालन करते हैं। जाति, रंग, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव न हो। मतलब किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के प्रकार से किसी के साथ भेदभाव न हो। अगला है, राष्ट्रीय झंडा, ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान हो। मतलब अपने देश का झंडा, अपने देश का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान हो। अगला है, धर्म, खान पान, रीति रिवाजों और त्योहारों के मनाने, वेशभूषा और भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो। मतलब जिसका जो धर्म है, जो खान पान है, या जो रीति रिवाज, फेस्टिवल है, त्योहार है मनाने, या जो जिसका पहनावा है, वेशभूषा है, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है। अगला है,
एकता में स्वतंत्र मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारे यहाँ मीडिया जो है स्वतंत्र है, क्योंकि कोई भी मुद्दा दिखाना होता है तो आप देख सकते हैं कि मीडिया उसे उजागर करती है, दिखाती है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अपने घर में प्रयोग किए जाने वाले भोजन में, यहाँ भोजन में आएगा, भोजन में सामग्रियों, अनाज, मसाले आदि की सूची बनाइए। पेज नंबर 128 पे 128 पे दिया हुआ है आंसर। हमारे घर में उपयोग किए जाने वाली भोजन में सामग्री की सूची है, जैसे अनाज में हो गया गेहूं, चावल, जौ, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे हम अनाज में जो खाना बनाते हैं। दालें में हो गया अरहर के दाल हो गया, चना, मूंग, ओट और उड़द के दाल हो गया। मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, हींग, अदरक, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री आदि बहुत सारे के मसाला आप अपनी तरफ से भी दाल में, अनाज में, मसाले में लिख सकते हैं और अपने कॉपी पर इस तरह से चित्र भी बना सकते हैं। देखिए मसालों के हैं सारे चित्र, तो आप इस तरह से अपने कॉपी में चित्र भी बना सकते हैं मसाले के नाम लिख करके। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए और विचार कीजिए उसमें आप किन प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आप कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पालक लिया है, तो आप कोई भी हरी सब्जी चाहे तो कोई भी सब्जी लेकर के और उसे अलग अलग कितने तरह के आप व्यंजन बना सकते हैं, उसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में। आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर खुद भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने पालक लिया है तो हम पालक हरी सब्जी को लेते हैं, इसे हम निम्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, जैसे दाल पालक, पालक को दाल में, पालक पनीर, पालक पराठा, पालक पकौड़े, पालक भाजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर भी मैंने लगा दिया है ताकि इससे आपको आइडिया मिल सकता है और आप भी इस तरह के अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, साड़ी का, यहाँ देखिए, साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए। 100 से 150 शब्दों में लिखना है और ये पेज नंबर 129 पर कि हमारा ये जो साड़ी है किस तरह से एकता में विविधता को दर्शाता है। आंसर देखिए, साड़ी भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूत्र या धागों से बनता है। यह एक लंबा परिधान है। साड़ी निम्न प्रकार की विविधता को प्रतिबंधित करता है। पहला है, साड़ी अलग अलग प्रकार के रेशों से बनती है, जैसे सूती रेशम तथा कृत्रिम रेशम। साड़ियों के अनेक प्रसिद्ध प्रकार हैं, रेशमी साड़ी, बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा, मैसूर आदि अनेक प्रकार की साड़ियां हैं। इस प्रकार की सूती साड़ी भी अनेक प्रकार की हैं। थर्ड है, साड़ियों को बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों को तैयार किया जाता तथा इसके रंग एवं अनेक विध, जिसे आप देख सकते हैं कि सभी के साड़ियां यहाँ अलग अलग है, किसी के कुछ है तो किसी के कुछ है, और कलर डिजाइन भी आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ इसे तो आप और अच्छे से देख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है, साड़ी को पहनने में अनेक तरीके हैं। साड़ी को पहनने के लिए अनेक तरीके हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और समुदाय से दूसरे समुदाय में विभिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कहीं किस तरह की साड़ियां पहनी जाती है तो कहीं, इन सब विविधताओं के बीच साड़ी को भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में पहना जाता है। इस प्रकार साड़ी जहां एकता को प्रतिबिंबित करती है, वहीं उसके विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न क्षेत्र तथा समुदाय के लोगों द्वारा उसको अलग अलग तरीके से पहनाना विविधता को प्रतिबिंबित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न, क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगी परिचित हैं अथवा क्या आप उसके उपयोगी की कल्पना कर सकते हैं? तो आंसर देखिए, एक पुरानी साड़ी को सफाई के कपड़े, टेबल कवर, डिजाइन, शिल्प, पर्दे,
गठरी रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिधान की एक और रस्सी को सिलने आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आपके जो साड़ी पुरानी हुई तो उसको और भी कोई चीजों में उपयोग कर सकते हैं, या उस साड़ी के ये सारे चीजें कि उस साड़ी से क्या क्या चीजें उपाय कर सकते हैं। अगला है, जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोग को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े अवृक्त तथा उपयोगी को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। इस गतिविधियों से आपको क्या समझ में आया? तो आंसर देखिए, धोती के लिए सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। धोती का उपयोग धार्मिक समारोह और त्योहारों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सफाई के कपड़े, कुर्ते, कवर, डिजाइन, कलर, पर्दे, गठरी, रस्सी, अन्य प्रकार की पोशाक की सिलाई आदि के रूप में भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों हमारा, आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है एवं यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह भारत में किसी अन्य भाग में भी वस्तुतः किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पेज नंबर 133 पे प्रश्न दिया हुआ है। हमारे सबसे प्रिय त्योहार दिवाली है। आपको जो भी फेस्टिवल प्रिय है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। दिवाली है, हमारे क्षेत्र में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन हम नए नए परिधान मतलब कपड़े पहनते हैं। इससे प्रत्येक दिन प्रत्येक घर में पकवान तैयार किए जाते हैं, मिठाई मंगाई जाती है, घर में सभी सदस्य तथा संबंधित अन्य व्यक्तियों को बांटी जाती है। लोगों दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस त्योहार के 15 दिन पहले ही पूरे घर की सफाई, रंगाई पुताई आदि की जाती है। इस दिन रात्रि में प्रत्येक घर में रोशनी के लिए दिए जलाए जाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा की आरती की जाती है। दीपावली का त्योहार भारत के सभी भागों में इसी नाम से मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं दिवाली के त्योहार यहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अगला देखिए प्रश्न हमारा, अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख त्योहार एवं देश के विभिन्न भागों में उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उनको सूची बनाइए। अक्टूबर नवंबर माह में भारत में विभिन्न प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा अष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा। तो आप देख सकते हैं यहाँ छठ पूजा है, दिवाली, दशहरा, गणेश चौथ, दिवाली के तो ये दशहरा, ये सब चीजों के अलग अलग चित्र है। तो आप भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में उसके आप भी नाम अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र 8.6 आपके बुक में दिया होगा में आदर्श इनके प्रसंग की पहचान कीजिए, मुझसे संबंधित घटनाओं पर चर्चा कीजिए। पेज नंबर 134 पर 134 पर दिया गया। यह चित्र रामायण के पंचवटी में रावण द्वारा सीता का हरण कर ले जाने का दिखा रहा है कि ये रावण है और सीता जी को किस तरह से हरण करके ले जा रहा है। अपने भेष बदलकर सीता को भिक्षा देने के लिए कहा। देखिए अपना भेष बदलकर सीता जी को भिक्षा देने के लिए कहा। वह लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा के अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए उसने कहा वह बंधी हुई है और भिक्षा नहीं ले सकता। अंततः सीता को उसके रेखा को बाहर आकर भिक्षा देना पड़ा और सीता ने के उसे रेखा के बाहर आते ही रावण ने उसे हरण कर पुष्प विमान तक ले गया और सीता को पुष्प विमान में बैठाकर लंका के लिए ले जा रहा था। रास्ते में जटायु को उससे रोकते हुए देखा गया। जटायु देखिए गिद्ध का नाम था। तो किस तरह से रावण को रोकते हुए और रावण पुष्प विमान में लेकर जा रहा है। तो देखिए हमारा, और बच्चों ये हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हुआ और इसे आप कॉपी में भी नोट करिएगा बच्चों, ताकि इससे आपको पढ़ाई में ज्यादा हेल्प मिलेगी।